हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग मेटाबॉलिज्म सीरीज। एंड इस मेटाबॉलिज्म सीरीज में आपका आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है अनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन के बारे में। देखो भाई साहब, इस लेक्चर को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम देखेंगे कि आपका एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन को उठा करके लाता है, ठीक है ना। इसलिए हम लेक्चर को यानी कि जो टॉपिक है इन टॉपिक को डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे इस टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है क्वेश्चन की तो वे अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं करना हमें कि हमने टॉपिक तो पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हमें उतना तो पढ़ना ही है जितना आपका जो है एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है ना। जिससे कि एग्जामिनर आपका कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाओ। आई बात समझ में? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि आपका जो अनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन है, ये आपका देखो स्टार्टिंग में क्या होगा। मैं आपको 20 मिनट पहले आपका बेस क्लियर करूंगा, ठीक है ना। 20 मिनट पहले मैं आपका बेस क्लियर करूंगा। बेस क्लियर करने के साथ साथ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात भी बताने वाला हूं। उसके बाद हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम किस समुद्र की गहराइयों में गोते मारेंगे। पहले हम समुद्र के ऊपर ऊपर चलेंगे, फिर समुद्र की गहराई में जाएंगे। आई बात समझ में? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने अनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन से कि ये क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपका अनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन क्या एक ही है या फिर ये दो अलग अलग टॉपिक है। तो इसका आंसर है, देखो भाई साहब, कुछ आपकी सिमिलरिटी होती है जो कि अनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन में मिलती है, लेकिन आपके काफी सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये डिसिमिलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग होते हैं। अब क्या वे सिमिलरिटी होती है कि आपकी डिसिमिलरिटी होती है, उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। आई बात समझ में? यानी कि इनके बीच में सिमिलरिटी भी है, लेकिन आपका एक मेन पॉइंट ऐसा है, चलो बाकी सब कुछ छोड़ो, लेकिन एक मेन पॉइंट ऐसा है जहां पर हम अनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन को आपका कंप्लीटली अलग लेकर के चलते हैं, यानी कि ये दो टॉपिक आपके अलग हैं, हम ऐसे भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर आई तो अच्छी बात है। तो अब चलते हैं अपना जो है टॉपिक के ऊपर कि क्या होता है आपका अनारोबिक, क्या होता है आपका फर्मेंटेशन, ठीक है ना। उससे पहले गाइज मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दूं कि मैं विक्रांत कुमार आपको फ्री में सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की कोचिंग करवा रहा हूँ, जो कि आपको कंप्लीटली कोचिंग मिलेगी, यानी कि ऑल 30 यूनिट कवर ऑन यूट्यूब। ये सारी की सारी कोचिंग आपकी जो है यूट्यूब पर ही कवर होने वाली है। अब देखो यहाँ पर बच्चों का सवाल रहता है कि सर हमको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी जो आप पढ़ा रहा हो। तो भाई साहब, पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे जब जब जाओगे, यहाँ पर जितने भी मैं लेक्चर करवा रहा हूँ, इवन इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आई बात समझ में? अभी तक वहां पर 1305 एस्पिरेंट्स जो है जुड़ चुके हैं, और जब तक आप जुड़ोगे तब तक तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन आपको क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल 30 यूनिट की पीडीएफ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड 50, आपको मोर देन 50, ठीक है ना, मोर देन 50 स्टैंडर्ड बुक भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, यानी कि 50 से अधिक आपको स्टैंडर्ड बुक मिलने वाली है। उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद गाइज आपके मन में कुछ भी दुविधा हो, यानी कि कोई सा भी डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो, वो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपके अराउंड 520 मेंबर जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। अब बारी है आपकी, और मेरे ख्याल से जब तक आप जुड़ोगे तब तक तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा जा सकती है। व्हाट्सएप में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर केवल 1K मेंबर ही ऐड हो सकते हैं। तो भाई साहब जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करना, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हुए हो तो, ठीक है ना। और अगर आपको फ्री सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की या फिर मेरे ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियोज को लाइक कर सकते हो। वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। ये जितना भी मैं आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊं, सेल बायोलॉजी पढ़ाऊं, मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ाया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, ये सब आपका गेट में भी काम आएगा एंड आपका आईसीएमआर में, डीवीटी, सीएसआईआर सब जगह ये काम आने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई साहब, जैसे मैंने बताया था, पहले 20 मिनट में आपके जो है बेसिक बात बताऊंगा, उसके बाद हम एडवांस पे चलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपकी ये मेटाबॉलिज्म का लेक्चर नंबर 5 है, यानी कि इससे पहले 4 लेक्चर मैं आपके करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या होती है, यानी कि टैप
10 स्टेप की जो है वो आपकी साइकिल होती है, जहां पर आपके 10 ही एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर आपका एक ग्लूकोज से 2 मोलो पायरुवेट बनते हैं, एक मोलो ग्लूकोज से 2 मोलो पायरुवेट बनते हैं। अब ये जो आपका पायरुवेट बना है, ये जो अब आपका पायरुवेट बना है गाइज, मैं यहाँ पर मार्कर जरा थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ये जो आपका पायरुवेट बना है और फर्दर ये अपने प्रोडक्ट के लिए, ये फर्दर अपने एंड प्रोडक्ट के लिए आपका जो है डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे, यानी कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट। हम जो कि इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, यानी कि अगर आपका O2 या तो प्रेजेंट हो या फिर आपका O2 अब्सेंट हो। O2 अगर प्रेजेंट होया तो अच्छी बात, O2 अब्सेंट हुआ तो वो बैक्टीरिया के लिए अच्छी बात है, ठीक है ना, कभी कभी हमारे मसल सेल्स के लिए भी अच्छी बात है। तो आइए हम देखते हैं कि दोनों में हमारी क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। सबसे पहले O2 की प्रेजेंस देखो, अगर O2 की प्रेजेंस हुई तो क्या होगा, O2 की प्रेजेंस हुई तो ये पायरुवेट जो है आपका कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम्स में, पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम्स में। ये कन्वर्जन कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखने को मिलेगा। एक्चुअली इससे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इसी साइकिल की बात करेंगे कि किस प्रकार से पायरुवेट आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स में चेंज होता है। यहाँ पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स। इसमें एक्चुअल में 3 एंजाइम्स होते हैं, E1, E2, E3, जिनका मेन अलग अलग फंक्शन होता है एंड किस प्रकार से आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स बनता है वो चीज हम देखेंगे। जैसे ही आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स बनेगा फिर आपकी स्टार्ट होगी TCA साइकिल, फिर आपकी स्टार्ट होगी TCA साइकिल, या फिर इसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को गाइज हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है ना। तो तीनों नाम इसी के हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पर आपको NADH, ठीक है ना, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको NADH, ये भी आपका जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, इसको इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल देते हैं। फिर इसके बाद आपको FADH2 मिलता है, FADH2 मिलता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। एंड इसके बाद क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन देखेंगे। फिर जो ये इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाएंगे, जिसके थ्रू आपका जो है एटीपी का जनरेशन होगा, एटीपी का जनरेशन होगा। तो एटीपी सिंथेज हम दोनों चीज देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन एंड एटीपी सिंथेज किस प्रकार से होता है, इन दोनों को मिलाकर के आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन साइकिल बनती है। कौन सी साइकिल बनेगी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन साइकिल मिलेगी बनेगी, जिसको हम आगे देखने वाले हैं इस पूरे के पूरी प्रक्रिया को। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो भाई साहब हम लौटते हैं अपने आज के अपने जो है टॉपिक पे, जो कि है आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन। यहाँ पर गाइस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, उस चीज को आप याद रखने की कोशिश करना। अब यहाँ पर कहानी आई है अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, दोनों के दोनों यहाँ पर सिमिलरिटी देखूं तो दोनों के दोनों आपका ऑक्सीजन की अपसेंट में हो रहा है, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं है ये दोनों तभी आपके हो रहा है। ये तो थी सिमिलरिटी। अब यहाँ पर डिसिमिलरिटी देखने की कोशिश करो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या है वो चीज देखने की कोशिश करो। जब आप ग्लूकोज से पायरुवेट के लिए जा रहे थे, जब आप ग्लूकोज से पायरुवेट के लिए जा रहे थे तो यहाँ पर आपका NADH बनना था, यहाँ पर क्या बनना था, NADH बनना था। एंड स्पेसिफिकली इसकी संख्या कितनी होती है, 2 NADH होते हैं। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। ये जो आपका NADH है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इस डोनर को कौन एक्सेप्ट करता है, इस डोनर को कौन एक्सेप्ट करता है, वो आपका अनएरोबिक में अलग होता है, फर्मेंटेशन में अलग होता है। अगर देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अनएरोबिक की, मान लो अनएरोबिक की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं, तो अनएरोबिक के लिए जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। वो कौन होना चाहिए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, वो भी O2 को छोड़ करके, यानी कि ऑक्सीजन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चाहे आपका नाइट्रेट हो, चाहे आपका नाइट्रेट हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है ना, इसके अलावा भी आपके काफी सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो
रहा है एंड फर्दर वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको बोलते हैं अनएरोबिक रिएक्शन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका कहां पर होता है, मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद फर्मेंटेशन के लिए चलते हैं। ये फर्मेंटेशन क्या चीज क्या बला होती है, तो देखो भाई साहब फर्मेंटेशन में भी क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपका एक्सेप्ट कर रहा है ऑर्गेनिक एसिड, कौन अगर एक्सेप्ट कर रहा है, ऑर्गेनिक एसिड अगर आपका यूज कर रहा है, ऑर्गेनिक एसिड आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तब ये आपका जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस कराएगा। ऑर्गेनिक एसिड में क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपका इथेनॉल हो गया, ठीक है ना, जैसे कि आपका इथेनॉल हो गया, जैसे कि आपका लैक्टेट हो गया, जैसे कि लैक्टेट हो गया, जैसे कि एसिटाइलडिहाइड हो गया, एसिटल एल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। ये आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब आपके समझ में आया होगा कि वो कौन सा पॉइंट था जहां पर आपका अनारोबिक अलग एंड फर्मेंटेशन अलग प्रोसेस शो करता है। इसी चीज को आपको अपने माइंड में रख के जाना है कि भाई साहब अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है छोड़ करके आपका O2 को छोड़ करके अगर इलेक्ट्रॉन को इनमें से कोई सा भी एक्सेप्ट कर ले तो आपका प्रोसेस अनारोबिक है, तो आपका प्रोसेस कैसा है, अनारोबिक है। लेकिन अगर कोई सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि इथेनॉल, जैसे कि लैक्टेट एसिड, जैसे कि आपका एसिटाइलडिहाइड, ठीक है ना, अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, बस 3 ही एग्जांपल याद रख लेना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तब आपका जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। आ गई बात ध्यान में, बहुत ही अच्छी बात है। इस सब चीज को मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये चीज आगे लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो रहा है कि ये जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट अब यहाँ पर केवल 2 चीजों में दिखा रखा है, लेकिन ये फर्दर बहुत सारी चीजों में टूटता है, तो आपको केवल ये 2 चीज याद रखने की जरूरत है। वैसे तो एक बनना है आपका इथेनॉल। ये इथेनॉल भी क्या है कि इथेनॉल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, इथेनॉल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, मतलब ये प्रोसेस आपका फर्मेंटेशन से बनने वाला है। लैक्टेट भी यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये प्रोसेस भी आपका फर्मेंटेशन से ही बनने वाला है। यानी कि दोनों के दोनों, चाहे आपका इथेनॉल का प्रोडक्शन हो चाहे आपका लैक्टेट का प्रोडक्शन हो, दोनों के दोनों कैसे बनना है, फर्मेंटेशन के थ्रू ही बन रहे हैं। आई बात समझ में, यानी कि चाहे इथेनॉल का प्रोडक्शन हो चाहे लैक्टेट का प्रोडक्शन हो, दोनों के दोनों आपके कैसे बनना है, दोनों के दोनों आपके फर्मेंटेशन से बनने हैं। याद रख लेना, लैक्टेट से जब हम हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन को बाहर निकाल देते हैं तब ये आपका कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, तब ये कन्वर्ट क्या में हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर ये आपकी सेल के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो गया, लैक्टिक एसिड जमा हो गया, इससे आपके शरीर के अंदर यूरिया बढ़ जाएगा, जहां पर ये आपका जो है आपके शरीर में जगह जगह क्रैम्प लाना, यानी कि जो दर्द होता है ना, जो आप देखते हो कि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके किसी जोड़ पर दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो उस चीज को उस दर्द के लिए आपका जो है जिम्मेदार होता है लैक्टिक एसिड, जहां पर ये आपका यूरिया, क्रेटिनाइन, इन चीजों को बढ़ा देता है। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम बेसिक चल रहे हैं, बेसिक था ये आपका, ठीक है ना, एडवांस में नहीं पहुंचे भाई, इस बात को याद रख लेना। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है वो चीज याद रखने की कोशिश करो कि आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हुई जिसमें आपके पायरुवेट बना, ये चीज हम देख चुके थे इससे पिछले वाले लेक्चर में। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका या तो ऑक्सीजन की एब्सेंट हो या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंट हो। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तभी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, जहां से पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम्स बनेंगे, वहां से आपका क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी, क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाएगा, फिर आपका एटीपी सिंथेज में जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हम इससे नेक्स्ट क्लास में जो है आगे बढ़ते रहेंगे 1 बाय 1, जैसे जैसे आपके टॉपिक कवर होते जाएंगे वैसे ही वैसे, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि अगर O2 absent हो तो ये आपका 2 जगह जा सकता है, या तो आपका अनारोबिक या फिर आपका फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका यहाँ पर NADH बनेगा, यहाँ पर जो आपका NADH बनता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन का लूज करता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है आपका ऑर्गेनिक एसिड, यूज कौन कर रहा है, ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि आपका इथेनॉल या फिर लैक्टेट, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है
है फर्मेंटेशन, लेकिन अगर आपका आपका जो है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इनऑर्गेनिक एक्सेप्ट, यानी कि O2 को छोड़ करके, O2 को छोड़ करके उसमें आपका आयरन आ सकता है, ठीक है ना, उसमें आपका आयरन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, सल्फाइड आ सकता है, नाइट्रेट आ सकता है, नाइट्राइड आ सकता है, ठीक है ना। इन सब के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, चिंता करने वाली बात नहीं है, सबको लिखा हुआ है। तो केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ अनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन में क्या अंतर होता है। आगे बात इतनी समझ में अगर आगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, तो देखो सबसे पहले फर्मेंटेशन को देख लेते हैं, ये भी आपका बेसिक में ही है अभी, ठीक है ना, बेसिक में चल रहा है अभी हम। आपको मैं काफी अच्छी अच्छी बात बताने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग बात, उन चीजों को आप ध्यान पूर्वक सुन लेना। फर्मेंटेशन एक्चुअल में क्या होता है कि फर्मेंटेशन, देखो ये फर्मेंटेशन मोस्टली जो है आपके बैक्टीरिया या फिर ईस्ट में होता है। मोस्टली बात कर रहा हूं मैं, मोस्टली या तो बैक्टीरिया के अंदर होगा या फिर ईस्ट के अंदर होगा। ईस्ट एक फंजाई है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंजाई है। आपका जो है हमारे अंदर भी फर्मेंटेशन होता है, लेकिन हमारे अंदर ये मसल सेल्स के अंदर होता है। किसमें होता है? मसल सेल्स के अंदर होता है। कब होता है, किस कंडीशन में होता है, उस चीज को मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन की डेफिनेशन देखो कि फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि बायोकेमिकल प्रोसेस होता है दैट गेट्स एनर्जी, यानी कि जो कि आपकी एनर्जी प्रोवाइड कराता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के से, ठीक है ना, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई आपका बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया में क्या है कि इस बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट चला गया, कार्बोहाइड्रेट जाने के बाद ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही, तो अब इस कार्बोहाइड्रेट से जो एटीपी बनेगी, इस कार्बोहाइड्रेट से जो एटीपी बनेगी वो अब्सेंस ऑफ फर्मेंटेशन, अब्सेंस ऑफ सॉरी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, जो एटीपी बन रही है वो आपका ऑक्सीजन की अब्सेंट में बन रही है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन नहीं हो सकता। तब इस चीज को हमने कहा आपका फर्मेंटेशन, तब इस चीज को हमने कहा फर्मेंटेशन। अब देखो फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन देखो, जो कि बहुत ही लाजवाब, जानदार, शानदार होती है, ठीक है ना। आई होप गाइज आपने कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो भी कोई बात नहीं है। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ कि फर्मेंटेशन आपका किस प्रकार से होता है। देखो भाई साहब, स्टील के बहुत बड़े बड़े, ये आपके छोटे स्केल पे भी हो सकते हैं, इतने फर्मेंटर से लेकर के, यानी कि साइज बता रहा हूँ, इतना फर्मेंटर से लेकर के, और ये आपके आपके हजारों टन तक के हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसके टाइप भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बैड हो गया, रैक्ट हो गया, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो कि मैं आपको स्पेसिफिकली माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाने वाला हूँ। माइक्रोबायोलॉजी के सेशन में ही आपको मैं पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस प्रकार से लैग फॉर्म, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज, किस प्रकार से आपका जो है फर्मेंटेशन में वो जाते हैं। फ्रेश मीडिया क्या होता है आपका, किस प्रकार से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपका बहुत सारी चीज होगी, जो कि मैं आपके जो है माइक्रोबायोलॉजी सेशन में ही पढ़ाने वाला हूं। यानी कि ये महीना चल रहा है आपका दिसंबर का, अगर आपको वो सब चीज देखनी है तो आपको प्ले लिस्ट में जाना है माइक्रोबायोलॉजी के। जनवरी में मैं आपको पढ़ा दूंगा इस फर्मेंटर से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बात पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी आपको उतना नहीं जाना, आपको केवल यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि जो आपका फर्मेंटर है, मैंने आपको बताया कि भाई साहब ये फर्मेंटर इस प्रकार से लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार से फर्मेंटर रहता है। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि बैच फर्मेंटेशन, फैट बैच फर्मेंटेशन, ठीक है ना, इस प्रकार से होते हैं। तो हम अब इसको आप एक प्रकार से ऐसा मान करके चलो कि ये एक बर्तन है, ये एक स्टील का बर्तन है जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। अब यहाँ पर कुछ आपके पीएच मीटर लगे हुए रहते हैं, कुछ आपके जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक जैकेट लगी हुई रहती है, जो कि इसमें वाटर, याद रख लेना, जो कि इसमें वाटर सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन अब जो है अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर वाटर की जगह नाइट्रोजन को भरा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन को भरा जाता है। आपको पता होगा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन दिया जा रहा है, या फिर आपका वाटर कूलिंग लगाई जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, अराउंड आपका 95, 100, 200, इतना टेम्परेचर इसका चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि इसमें हम मटेरियल क्या भर रहे हैं, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर होता क्या है, स्पेसिफिकली यहाँ पर आपकी ईस्ट पाया जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पर ईस्ट डालेंगे तो ईस्ट की जो ग्रोथ है, ईस्ट की जो वेस्ट ग्रोथ होती है वो आपकी 25 डिग्री सी पे होती है। कितने पे होती है? 25 डिग्री सी पे होती है। तो इस टेम्परेचर को कम किया जाता है। कम करने के लिए यहाँ पर हम वाटर कूलिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना, यानी कि वाटर को पास किया जाता है। इसमें कई गैलन जो है आपका वाटर वेस्ट जाता है, कई गैलन वाटर वेस्ट जाता है। तो जिसके थ्रू आप जो है बहुत सारी गैस होती है जिनका यूज करते हो वाटर की जगह, ठीक है ना, क्योंकि इससे देखो वाटर आपका जो है नुकसान ही हो रहा होगा। आपको पता है कि आपके जो है पृथ्वी जो है उस पर केवल 30% ही वाटर है, 30% ही आपको सरफेस पे वाटर मिलता है। टोटल पृथ्वी का नहीं है, आपको सरफेस पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी, आपका जो है 70%, सॉरी 30% बता रहा हूँ, 70% जो है आपको अर्थ की सरफेस पे वाटर मिलता है। एंड इसमें से भी गाइस आपका क्या होता है कि 97 जो है वो आपके समुद्र का है, ठीक है ना। समुद्र में मतलब खारा है, जिसको लोग वाग पी नहीं सकते। केवल 3% ही होता है जो कि झरने के रूप में, रिवर के रूप में, आपके ग्राउंड वाटर के रूप में प्रेजेंट होता है। एंड इसमें से भी गाइज मैं अगर आपको बताऊं तो केवल 1.5% ही पीने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होगा, 3% में आपके कुछ आपके जो है माउंटेन यानी कि जो बर्फ के पहाड़ देखते हो उसमें जमा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, केवल 1.5% वाटर को ही हम यूज कर सकते हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो अब फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन को आपका जो है कई गैलन पानी चाहिए होता है। इसलिए इस यहाँ पर हम जो है गैस का यूज करते हैं, क्योंकि नए नए रिवोल्यूशन हो रहा है, नई नई डिस्कवरी हो रही है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर पानी को जो है स्टोर करके रखा जा रहा है। तो ये था हमारा फर्मेंटेशन। ज्यादा फर्मेंटेशन को जानना है तो माइक्रोबायोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो फर्मेंटेशन क्यों हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से एटीपी की जनरेट किया जा रहा है विदाउट ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट से एटीपी को जनरेट किया जा रहा है विदाउट ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस आपका जो है फर्मेंटेशन कहला रहा है। अब इस फर्मेंटेशन के थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है कि इस फर्मेंटेशन के थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं। तो भाई साहब जितने भी आपके बिवरेज प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी आपके बिवरेज प्रोडक्ट होते हैं, बिवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि रम, ठीक है ना, आपने सुना होगा रम, विस्की, वोडका, वाइन, कॉकटेल, सोंटी, बियर, ये सारे के सारे आपके बिवरेज प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके अल्कोहल से बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये आपके अल्कोहल से बनते हैं। एंड इनको बनाने के पीछे एक ईस्ट का हाथ होता है जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। एंड एक्चुअल में क्या होता है वो चीज देखने की कोशिश करो। मैं आपको केवल एक बियर का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, हालांकि आप में से कुछ सेवन भी करते होंगे, ठीक है ना। हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप सेवन ही करते हो, ठीक है ना, कुछ होते हैं ना। चलो यहाँ पर देखने की कोशिश करो। अब ये जो बियर है, बियर को आपका जो है अलग अलग चीजों से बनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो इंडिया में बियर बनती है वो बनती है आपकी बारले से, यानी कि जो जौ होता है ना, जौ से आपकी बियर बनती है हमारे यहाँ पर। लेकिन जो चाइना है, चाइना में बनती है वो चावल से यानी कि राइस से, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर बियर ना बोल करके इसको बोलते हैं सोंटी। बियर का नाम ही होता है वहां पर सोंटी। वहां पर अगर चाइना आप जा रहे हो, अगर आपको बियर चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा गिव मी ए सोंटी, ठीक है ना। इतनी बात याद रख लेना। इसके अलावा जो आपके अफ्रीकन देश है वहां पर आपकी जो मेज, मक्का वगैरह होती है, जो आपकी मेज वगैरह होती है, वहां से इस बियर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है वो चीज देखने की कोशिश करो कि बियर में क्या होता है, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल की परसेंटेज देखी जाती है। एंड अल्कोहल की परसेंटेज यहाँ पर 4 से लेकर के 8% होती है। 4 से लेकर के 8% ही आपका अल्कोहल प्रेजेंट होता है। बाकी आपका वाटर होता है इसमें, ठीक है ना। बात की आपका वाटर होता है, बाकी आपका फ्लेवर होता है। वाटर एंड फ्लेवर का यूज किया जाता है बियर के अंदर। तो ये तो कहानी थी आपकी बियर की कि आपके किससे कैसे बना एंड कितनी इसमें आपकी अल्कोहल की परसेंटेज है। अब देखो गाइज, इसके बाद आपका केवल बियर ही नहीं, मैंने आपको बताया कि रम होती है, विस्की होती है, वोडका होता है, कॉकटेल है, ठीक है ना। काफी सारे की आपके जो है बिवरेज प्रोडक्ट होते हैं। एंड एक्चुअल में ये किस प्रकार से बनते हैं, तो इनके लिए भी गाइज हम मेज यानी कि आपका जो है बाजरा, आपका मक्का, आपका गेहूं, चना, इसके साथ साथ जो शुगर कैन होती है यानी कि जो गन्ना होता है, इसके साथ साथ जो भी आपके चावल वगैरह होते हैं उनका यूज करे जाते हैं। एंड आपके जितने भी फ्रूट
फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना, फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आपके ग्रेप्स। अब ग्रेप्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो रेड ग्रेप्स एंड एक होते हैं ग्रीन ग्रेप्स। उसके बेस पे भी हम जो है रेड वाइन या फिर ग्रीन वाइन, एक रेड वाइन होती है, एक होती है आपकी वाइन व्हाइट में, ठीक है ना, उसको उसको जो है अलग अलग बांटते हैं, ठीक है ना। कभी अगर आप अल्कोहल मतलब पढ़ोगे, अगर माइक्रोबायोलॉजी है तो आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है ना। मेरे पास माइक्रोबायोलॉजी था तो मैंने ये डिटेल में पढ़ रखा है, ठीक है ना। और माइक्रोबायोलॉजी में गेट के लिए आपसे पूछा भी जाता है, तो इसलिए मैं गेट के लिए इसको डिटेल में भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर आपका एक और प्रोसेस होता है, जब आप अल्कोहल बनाते हो ना, तो अल्कोहल के बाद आपको डिस्टिलेशन करना पड़ता है। अल्कोहल के बाद आपको डिस्टिलेशन करना पड़ता है। अब ये डिस्टिलेशन क्या बला होती है, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने अल्कोहल बना, हमारे ये आपका अल्कोहल है, ठीक है ना, ये अल्कोहल इसमें भरा हुआ है इस प्रकार से। तो इस अल्कोहल को हम एक बर्तन में या फिर किसी चीज में भर लिया, ये देखो हमने भर लिया, एंड इसको चारों तरफ से बंद करने के बाद इसको एक ट्यूब से जोड़ा जाता है, इसको एक ट्यूब से जोड़ा जाता है, जो फर्दर आपका किसी दूसरे बर्तन में जाकर के स्टोर होता है इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका स्टोर हो रहा है किसी दूसरे बर्तन में। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जलाएंगे हम आग, यानी कि हमें जो है एनर्जी दे रहे हैं, आग जला रहे हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि आपकी वेपर बनती है। ये जो जितना भी हमने अल्कोहल रखा है इसकी वेपर बनेगी। वेपर बनने के बाद ये जो है दूसरे उसमें जाकर के, यानी कि दूसरे बर्तन में जाकर के आपका स्टोर हो जाएगी वो वेपर। इसी चीज को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, इसी चीज को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, यानी कि हमने बाष्पीकरण कर दिया है अल्कोहल का, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, ये था हमारा सिंगल डिस्टिलेशन, ये था हमारा सिंगल डिस्टिलेशन। अगर हमें इसी में डबल डिस्टिलेशन करना हो तब हम क्या करेंगे भाई साहब, हम यहाँ पर तब एक और नलकी लगा देंगे एंड एक और बर्तन यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। ये हमने दूसरा बर्तन रख दिया, इसके नीचे भी हमने आग लगा दी, यानी कि आग आग जो है आग जला दी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आपका दो बार डिस्टिलेशन हो गया, तो इसको बोला डबल डिस्टिलेशन, जिसके बेस पे आपकी रम विस्की इनके जो है इनका जो है अलग अलग, मतलब आप कह सकते हो एक प्रकार से पैसे भी अलग अलग होते हैं, और आप कह सकते हो कि इनको बनाने के लिए खर्चा भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। और आप देखते होंगे रम महंगी है, विस्की महंगी है, इतना तो खैर मुझे नहीं पता कौन सी चीज महंगी है, लेकिन आपका जो है डी डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू ही बनती है। तो आइए अब बात समझ में, यानी कि एक जो है आपकी एक फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन है कि बीवरेज प्रोडक्ट बनना है। अच्छा दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज देखो आप यहाँ पर, आपको चीज, ये आपकी चीज है, यानी कि चीज मतलब पनीर। आपका पनीर हो गया, दही हो गया, योगर्ट हो गया, आपका घी हो गया, ये सब किस चीज से बनते हैं, ये भी आपके गाइज फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनते हैं। जैसे कि चीज में आप मेनली क्या देखते हो, चीज में आप लैक्टिक एसिड देखते हो, बहुत कम मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है। इसके लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, इस चीज के लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। अभी आगे बताने वाला हूँ किस किस तरीके से आपको बैक्टीरिया का यूज देखने को मिलता है। इवन देखो चीज हो गया, मोल्ड्स, यानी कि आपके जितने भी आप ब्रेड्स वगैरह खाते हो, ब्रेड्स हो गया, घी हो गया, मिल्क, योगर्ट, ये सारे के सारे आपके किससे बनना है, तो वे सारे के सारे आपके जो है किसी ना किसी बैक्टीरिया के बन रहे हैं, एंड थ्रू फर्मेंटेशन आपके जो है बन रहे हैं। आपको मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन बताता हूं जो आपके घर में डेली होती है फर्मेंटेशन के थ्रू, ठीक है ना, डेली होती है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते। आप जब कभी भी अपने घर में जो है आटा मलते हो, ठीक है ना, जो भी मतलब घर की गृहिणी होती है या फिर कोई भी हो जो बाहर रहते हैं बच्चे, अपने आप खाना बनाते हैं, तो वे जब आटा आटा मलते हैं ना, आटे को गूंदते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वे एक्चुअल में फर्मेंट ही कर रहे होते हैं, वे एक्चुअल में फर्मेंट ही कर रहे होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप वो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आपको कहाँ से फर्मेंट देखने को मिल रहा है, तो भाई साहब जब आप आटे को मलते हो ना, तो एक प्रकार से क्या होता है, जब आप उसको बिल्कुल एकदम एक मतलब आपका पहले तो आटा आपका बारीक 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 दानों में था, लेकिन जब आपने उसको मन लिया, जब आपने उसको गूंद लिया, तो वो आपका जो है एक जगह फिक्स हो जाता है, जो वो आपके अंदर बना हुआ है। अब वहां पर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फंसी रह जाती है, यानी कि वो आपके अंदर ही फंसी रह जाती है। अब ये कब निकलती है वो चीज देखने की कोशिश करो। तो इसका मतलब जब आपने अपना आटा गूंद लिया है, इसके बाद क्या करोगे, आप जो है अपने गैस पे रोटी बनाने के लिए गए, ठीक है ना। जब आप रोटी बनाते हो तो सबसे पहले आप तवे पे सेकोगे रोटी को, ठीक है ना। मान लो आपने तवे पे सेकी तो वो थोड़ी सी आंच से लगने से पक जाती है, ठीक है ना, लेकिन इसके बाद उसको आप डायरेक्ट फायर की फायर यानी कि जो आप आपके जो आपका आग है, आग के कांटेक्ट में लाओगे, और जैसे ही आप आग के कांटेक्ट में लाते हो रोटी आपकी फूल जाती है इस प्रकार से। तो ये जो आपकी फूल रही है रोटी, फूलने के पीछे क्या कारण होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड ही आपकी जो है मेन होती है, यानी कि जो CO2 रहती है वो मेन होती है, यही आपकी जो गैस होती है ये रोटी को फुला देती है। इवन जो ब्रेड देखते हो ना आप, ब्रेड घर में आपके ब्रेड आते हैं उसमें आप छिद्र देखते हो, ठीक है ना, छेद होते हैं उसमें, वो भी किसके कारण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही भी आपके होते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये सब किससे हो रहा है, आपका फर्मेंटेशन से ही हो रहा है गाइज, ये सब किससे हो रहा है, फर्मेंटेशन से ही हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल देखो जो कि आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज कर लेना क्योंकि आपको जो है ये एग्जांपल याद भी रखने हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी वाला है गेट के लिए तो आपको बिल्कुल ही ये याद रखने हैं, गेट के लिए आपको कहीं से कहीं तक छोड़ने नहीं है। देखो सबसे पहले क्या है, अगर हमें बनानी है चीज, अब जो चीज यानी कि जो पनीर होता है उसके भी 12-13 प्रकार होते हैं, एक दो प्रकार नहीं 12-13 प्रकार होते हैं। अगर मान लो हमें स्विस चीज बनाना है जो कि सबसे महंगा होता है, स्विस चीज आपका सबसे महंगा होता है क्योंकि इसके लिए जो मिल्क का यूज किया जाता है वो मिल्क रहता है सिप का, यानी कि भेड़ का मिल्क आपका जो है यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपोनियो बैक्टीरियम, इस बैक्टीरिया का आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया आपका विटामिन बी ट्वेल्व का भी प्रोडक्शन करता है, इस बात को याद रख लेना। तो ये जो बैक्टीरिया होता है प्रोपियोनियो बैक्टीरियम, ये आपका स्विस चीज को बनाता है। ये किसको बनाता है, स्विस चीज को बनाता है। एंड इस स्विस चीज में आपका प्रोपेनिक एसिड होता है, क्या प्रेजेंट होता है, प्रोपेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी ये महंगा भी काफी होता है, यहाँ पर आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, आपको ये विदेशों में भी, आपको ये विदेश जो आपके फॉरेन कंट्री है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। आई बात समझ में। तो एक तो आपका चीज बना दिया ये, ठीक है ना, ये भी कैसा बना, ये भी आपका फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनता है। ये आपका कैसे बनेगा, फर्मेंटेशन के थ्रू बनेगा। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया और होते हैं जैसे कि आपके एस्परजिलस की कुछ स्पेसीज, जैसे कि एस्परजिलस नाइजर, लैक्टोबैसिलस जो कि आपका दही का प्रोडक्शन करता है, मिल्क से दही का प्रोडक्शन करता है। स्टेप्टोकोकस की आपकी काफी सारी स्पेसीज होती हैं जो कि फर्मेंटेशन को फॉलो करती हैं। एंड फर्मेंटेशन के थ्रू ये आपका चीडर चीज बना देती है। आप देखो ये चीज का दूसरा टाइप है चीडर चीज आपको बेसिकली कैसे देखने को मिलेगी, याद रख लेना, ये आपको लैक्टोबैसिलस के थ्रू देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चीडर चीज आपको लैक्टोबैसिलस के थ्रू देखने को मिलेगी। इसके बाद योगहट बनता है, योगहट भी आपका मिल्क का प्रोडक्ट होता है। सोया सॉस बनती है, ठीक है ना, आपकी सोया सॉस होती है, वो भी आपको बैक्टीरिया के थ्रू ही फर्मेंटेशन के थ्रू देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बारी आती है आपकी बिवरेज प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी आप पीने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको बिवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे कि वाइन, जैसे कि बियर, जैसे कि विस्की, रम, कॉकटेल, ठीक है ना, इस प्रकार के। एंड ये बनते हैं आपके सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस से। ये कैसे बनते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस से। ये क्या है गाइस, ये आपकी ईस्ट होती है। ईस्ट मतलब आपकी फंजाई, ये ईस्ट जो होती है ये आपकी मोनोसेलुलर होती है, ये आपकी मोनोसेलुलर, या फिर इसी को हम यूनिसेलुलर बोल देते हैं। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात। इसके बाद एक और बैक्टीरिया आता है जिसको बोलते हैं क्लास्ट्रीडियम, ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, आपका क्लोस्ट्रीडियम। ये बनाता है आपका एसीटोन आइसोप्रोपेनॉल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं यहाँ से आपका काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। इसका यहाँ पर जो आपका एसीटोन या फिर आपका आइसोप्रोपेनॉल बनना है, आप लड़कियों को ज्यादा पता होगा कि वे खरीदती भी होंगी, कि एक होता है नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है ना, नेल पॉलिश रिमूवर। तो आपका जो है नेल पॉलिश रिमूवर क्या का बनता है, आइसोप्रोपेनॉल का बनता है, आइसोप्रोपेनॉल का बनता है। इसके बाद रविंग अल्कोहल, जो आपका रविंग अल्कोहल होता है वो भी आपका एसीटोन या फिर आपका आइसोप्रोपेनॉल का ही बनता है। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बारी आती है आपकी एस्चेरिचिया कोलाई की या फिर एसिटोबैक्टर की, एस्चेरिचिया कोलाई या फिर आपका एसिटोबैक्टर, जो कि आपका एसिटिक एसिड बनाती है। एसिटिक एसिड मतलब आपका विनेगर, ठीक है ना, आपका विनेगर बनता है। विनेगर आप सभी ने कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में विनेगर का यूज किया होगा। तो ये विनेगर जो है आपका बैक्टीरिया के थ्रू भी बनता है। एंड यहाँ पर आपकी ईस्ट भी होती है, प्लस ईस्ट, यहाँ पर आपका ईस्ट का भी यूज किया जाता है। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मेन इंपोर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। एक्चुअल में ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक एसिड है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड है। मतलब यहाँ पर आपका फर्मेंटेशन हो रहा है। जो
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोपियोनिक एसिड एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड, यहाँ पर आपका इथेनॉल एक्सेप्ट कर रहा है, एसीटेट, आइसोप्रोपेनॉल, एसिटिक एसिड। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है NaDH से। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? NaDH से आ रहा है, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है कहां पर? NAD प्लस में, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया एंड ये आपका ऑक्सीडाइज स्टेट में चला गया, ठीक है ना। आपका रिमूव करने के बाद ऑक्सीडाइज स्टेट में चला गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कभी कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, तो आपको ये नाम आपको पता होने चाहिए। फर्मेंटेशन के केस में ये सारे के सारे हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। कहां से? NaDH से। कहां से? NaDH से। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैंने आपको अल्कोहल बताया, तो अल्कोहल ऐसा नहीं कि आपको सेवन करना, भाई साहब इसका बहुत ज्यादा आप समझ सकते हो ना, पूरा का पूरा घर तबाह हो जाता है अल्कोहल के चक्कर में, ठीक है। मत पीना इसको कभी भी जिंदगी में, ठीक है ना, कभी भी मत पीना। अब चलो बात करते हैं इसके बाद कुछ आपके पिकल्स होते हैं। पिकल्स मतलब कुछ आपके अचार होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके डिफरेंट टाइप के जो विनेगर होते हैं ना, उन विनेगर किस किस चीज से मिलते हैं? जैसे कि आपके एप्पल विनेगर, जो आपका सेब होता है, सेब का विनेगर होता है। जैसे कि आपका जामुन होता है ना, जो आपका जामुन होता है, जामुन का विनेगर होता है। आपका शुगर कैन का विनेगर होता है, शुगर कैन का विनेगर होता है। एंड इन शुगर कैन में जो आपका ये विनेगर बना है, जो आपका ये विनेगर बनता है ना, इन विनेगर में डिफरेंट डिफरेंट चीज को डिप करके रखा जाता है, यानी कि भिगो के रखा जाता है, जिससे कि आपके खटमंदरे अचार बनते हैं। इनको बोलते थे हम खटमंदरे अचार, पिकल्स वगैरह। जैसे कि देखो आपको मैं सबसे अच्छी बात बताता हूँ, जिसको कभी गैस की समस्या हो ना, तो इन दिनों क्या चल रहा है आपका? इन दिनों आपके चल रहा है जाड़े, ठीक है ना, मतलब ठंड चल रही है। तो आपको मूली रेडिश आराम से मिल जाएगी। रेडिश को चाहे तो आप रेडिश का सिरका मतलब बना सकते हो एप्पल के उसमें। याद रखना सिरका कौन सा लेना है आपको? एप्पल वाला लेना है आपको, एप्पल वाला सिरका लेना है। इसमें आप रेडिश यानी कि मूलिस के जो मूली होते हैं, मूली आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप इसमें गाजर डाल सकते हो, या फिर इसमें आप गाजर डाल सकते हो, या फिर आप इसमें जो पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी इसमें आप डाल के रख सकते हो। या फिर जो आपकी प्याज होती है, जो आपकी ओनियन होती है, ओनियन को डाल सकते हो। कैबेज मैंने आपको बता ही दिया है। या फिर आप इसमें जो है और भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीज आती है जो कि आप इसमें डाल सकते हो। एंड जब आप गाइस उनको खाओगे तो आप बोलोगे यम, दिस इज यम्मी, ठीक है ना। तो आप ये चीज करके रख सकते हो। एंड ये चीज आपके पेट के लिए फायदेमंद होती है गाइस। ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में काम आती है, ये आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में काम आती है। ये चीज आप करके रख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अगर नहीं करना चाहते तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। मार्केट में आपके एक से एक पिकल्स जो रहते हैं आपके अवेलेबल होते हैं। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के थ्रू कि जो आपकी अगर मान लो अनएरोबिक में, अगर आपकी अनएरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चल रही है, अगर आपकी अनएरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चल रही है, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? तब यहाँ पर आपको आंसर पायरुवेट नहीं देना गाइज, आपको आंसर पायरुवेट नहीं देना। पायरुवेट आपका जो है एरोबिक के लिए है, एरोबिक के लिए ये आपका ग्लाइकोलाइसिस की लास्ट प्रोडक्ट होता है, यानी कि लास्ट स्टेज होती है, एंड होता है। लेकिन अगर कंडीशन अनएरोबिक होती है तो यहाँ पर आपका लैक्टेट होगा, या फिर कोई दूसरा आपका जो है ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, दूसरा आपका ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है अगर आपका ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है तो। इस बात को याद रख लेना। लैक्टेट है तो लैक्टेट पे लगाना है, इथेनॉल है तो आपको इथेनॉल पे लगाना है, जो कि आपका लास्ट प्रोडक्ट होता है। आई बात समझ में? इस पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं। आगे इतनी बात बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर आपके लिए जो है अनएरोबिक एंड आपको जो है फर्मेंटेशन के ही दो एग्जांपल रखे हुए हैं। यही चीज आपसे पूछे जाते हैं। एक में आपका लैक्टेट बनना है, ये लैक्टेट किस प्रकार से बनना है इसको देखेंगे अभी आगे। इथेनॉल किस प्रकार से बनना है इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक तो देखो भाई साहब ये जितना मैंने पढ़ाया ना, मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहला थोड़ा बेसिक के ऊपर चलेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है ये था आपका बेसिक। अब चलते हैं हम थोड़ा डेप्थ कॉन्सेप्ट पे, जहां से आपसे पूछा जाता है एंड यही चीज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो भाई साहब, अब हमारे पास क्या है आपको पता है, हमारे पास पायरुवेट है। अब जो कुछ भी हमें करना है वो पायरुवेट के बेस पे ही करना है। यानी कि पायरुवेट क्या है, हमारा ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट भी कर सकता है एंड ऑक्सीजन को एक्सेप्ट जो है
यानी कि जो है ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी काम कर सकता है, हमें वही सब चीज देखनी है। पायरुवेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हैज टू फैट्स, यानी कि इसके दो फ्यूचर्स होते हैं जो आपका पायरुवेट होता है। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस है, इट अंडरगोज फर्मेंटेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये आपका फर्मेंटेशन में भी जा सकता है या फिर आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी जा सकता है। फर्मेंटेशन अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बता रखा है गाइस मैंने आपको, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद वेयर एज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस हुआ, इट एंटर द एरोबिक रेस्पिरेशन, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार से आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है, यानी कि आपके अपकमिंग लेक्चर में जो है हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका जो अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इज डिफर फ्रॉम फर्मेंटेशन, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो आपका डिफर होता है फर्मेंटेशन से। किस प्रकार से डिफर होता है वो चीज याद रखने वाली है। एंड ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद करके चलना है। जैसे कि आपका सबसे पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, यानी कि एरोबिक है यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पर डिमांड होने वाली है, यानी कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है। एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होता है, ये भी आपका इनऑर्गेनिक, ऑक्सीजन क्या है आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आपका इनऑर्गेनिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है एरोबिक रेस्पिरेशन पे। एंड यहाँ पर जो आपको एटीपी मिलेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको टाइप्स ऑफ फास्फोराइलेशन यूज टू जनरेट एटीपी, यानी कि जो आपका फास्फोराइलेशन क्या होता है, फोस्फेट को ट्रांसफर करना आपका कहलाता है फास्फोराइलेशन। वहां पर आपको जो है कितनी एटीपी जनरेट होती है एंड किस प्रकार से आपको एटीपी मिलती है, तो वे आपको दो प्रकार से मिलती है। एक तो होती है सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट लेवल, अब ये सबस्ट्रेट लेवल की क्या होती है, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने गाइस आपको बता रखा है कि सबस्ट्रेट लेवल एटीपी आपको मिलने वाली है, यानी डायरेक्ट क्या होगा, जो फोस्फेट है, फोस्फेट डायरेक्ट जो है सबस्ट्रेट से आएगा, एडीपी से जुड़ेगा एंड आपका जो है एटीपी बना देगा, ये होती है आपकी सबस्ट्रेट एटीपी। एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में होता है कि आपका एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनती है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनती है, जिसके थ्रू आपका हाइड्रोजन जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप बनेगा, जिसके थ्रू आपको जो है एटीपी मिलेगी। एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, आपका कौन सा होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, जबकि आपका जो सबस्ट्रेट लेवल होता है यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। ये चीजें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि पिछली क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सबस्ट्रेट लेवल एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेटेड दोनों प्रकार की एटीपी मिल रही है। इसके बाद बारी आती है फर्मेंटेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन, ये क्या होता है, ये आपका ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है। एंड यहाँ पर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, आपका कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड, जैसे कि इथेनॉल, जैसे कि प्रोपेनिक एसिड, जैसे कि आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होना चाहिए। कौन कौन हो सकता है पीछे मैं आपको बता चुका हूं, वे ही है, उनको ही याद रख लेना बस। इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ फास्फोराइलेशन यूज्ड टू जनरेट एटीपी, यहाँ पर जो आपकी एटीपी जनरेट होती है एक्चुअल में केवल और केवल यहाँ पर आपको सबस्ट्रेट लेवल एटीपी ही मिलेगी, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी ही यहाँ पर आपको मिलने वाली है, क्योंकि जो आपका ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन में कब मिलती है, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाए तभी आपको जो है ऑक्सीडेशन मिलती है, ऑक्सीडेशन की आपको जो है मिलती है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करे, जहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो केवल और केवल सबस्ट्रेट लेवल की यहाँ पर मिल रही है, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट कंज्यूम करा जा रहा है आपका ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के थ्रू, ठीक ना, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के थ्रू। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो अनएरोबिक, देखो अनएरोबिक जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये भी आपका ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, ये भी कैसा है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, अन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पर आपका फाइनल इनऑर्गेनिक जो आपका एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो आपका कौन सा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सबस्ट्रेट बोल सकते हो आप इसको, सब्सटेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जैसे कि आपका नाइट्रेट, जैसे कि सल्फेट, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन यानी कि जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में आपका
ऑक्सीजन नहीं हो सकता। एंड यहाँ पर जो आपको एटीपी मिलेगी, यहाँ पर जो एटीपी मिलेगी, यहाँ पर भी केवल और केवल आपको सबस्ट्रेट लेवल की एटीपी मिलेगी, ऑक्सीडेटिव नहीं मिलती, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव नहीं मिलती। आई बात समझ में? ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रख लेना, आपसे स्टेटमेंट के थ्रू पूछी जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम आपके अनएरोबिक के लिए। सबसे पहला हम आपका चलता है अनएरोबिक के लिए। अनएरोबिक में क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, कोई भी आपका इनऑर्गेनिक, याद रख लेना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपका एक्सेप्ट करेगा। इनऑर्गेनिक, वो भी इनऑर्गेनिक में आपका ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, यानी कि O2 नहीं होना चाहिए, तब ये कहलाएगा आपका अनएरोबिक। एंड ये मेनली आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो मेनली आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, बैक्टीरिया एंड आपको आर्कियो बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल समझो इसका, जैसे कि आपने भी सुना होगा सल्फर रेस्पिरेशन, सल्फर रेस्पिरेशन बैक्टीरिया जो होते हैं, जिसका एक एग्जांपल है आपका डिसल्फोफ्यूरामोनास, ठीक है ना, ये आपका पूछा जा चुका है गेट में, इस बैक्टीरिया का नाम दे करके पूछा जा चुका है गेट में माइक्रोबायोलॉजी सेशन में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका जो सल्फर होता है, जो आपका सल्फर होता है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, वो प्रोटॉन को आपका एक्सेप्ट करता है, यानी कि रिड्यूस फॉर्म में जा रहा है। ये कैसे फॉर्म में जा रहा है, रिड्यूस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है ना। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो कौन होता है, वो होता है आपका H2, वो होता है आपका H2, ये आपका ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा। लेकिन जो आपका सल्फर है यहाँ पर, ये आपका रिडक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तब इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, तब इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तब इसको बोलते हैं गाइस रिडक्शन, तब इसको बोलेंगे रिडक्शन। और ये केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं, ये केवल ये आपका जो है प्रोटॉन हो सकता है, ये आपका प्रोटॉन भी हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में कहानी उल्टी हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में कहानी उल्टी हो जाती है। मैंने ये चीज भी आपको बता रखी है इससे पिछली वाली मेटाबॉलिज्म क्लासों में, ठीक है ना, जा करके देख लेना। अब ये था आपका सल्फर रेस्पिरेशन के लिए। अब कुछ होते हैं आपके मेथनोजेनेसिस, ठीक है ना, मेथनो जो आपका मेथेन को प्रोड्यूस करते हैं, मेथेन को प्रोड्यूस करते हैं। ये मेथेन आपकी कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो जो आप धान लगाते हो ना, जैसे कि चावल लगाया, मक्का लगाया, स्पेसिफिकली जो आपके चावल के खेत होते हैं, जो आपके राइस के खेत होते हैं, राइस फील्ड, वहां से क्या होता है कि आपकी बहुत मात्रा में CH4 मेथेन निकलती है, ठीक है ना, CH4 मेथेन आपकी निकलती है। या फिर जहां पर आप जैसे कि देखते होंगे ना कि कहीं पर आपके जो है बायो फर्टिलाइजर बनने हैं, बायो फर्टिलाइजर, जहां पर आपके बायो फर्टिलाइजर बनते हैं, वहां पर भी आपका मेथेन का प्रोडक्शन होता है। एक्चुअल में ये प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर आपके मैथनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वहां पर कौन पाया जाता है, मैथनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एंड इवन जो आप भैंस, गाय, बछड़ा, ये चीज देखते हो ना, इनके भी जो पेट होता है, जो आंत होती है इनकी, उन आंतों में आपके जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। स्पेसिफिकली उसको हम रूमिनेंट बायोलॉजी, ठीक है ना, रूमिनेंट माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं स्पेसिफिकली, जहां पर आपको देखने को मिलते हैं कि भी किस प्रकार से मैथनोजन बैक्टीरिया है जो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जो आपके पशु वगैरह होते हैं, वे भी आपका मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं, वे भी आपका मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं गाइस, ठीक है ना। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका CO2 होता है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपका मेथेन में, ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाएगा मेथेन में। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं आपका मेथेनोजेंस। इसी प्रकार से आपका सल्फेट होता है, ये देखो ये सल्फर था, ये सल्फेट है। यहाँ पर डिसल्फोविब्रियो, ये भी गाइस आपसे पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा सल्फेट। इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, सल्फेट आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड बना देगा आपका, क्या बनाने वाला है आपका HS, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ये आपका सल्फर में जो है ब्रेक डाउन होने वाला है। इसके बाद आता है आपका फ्यूमरेट रेस्पिरेशन।
फ्यूमरेट रेस्पिरेशन ये आप कार्बोक्जिलिक साइकिल में भी देखोगे, ये आप कार्बोक्जिलिक साइकिल में भी देखोगे, जहां पर आपका फ्यूमरेट टू सक्सिनेट बनेगा, ठीक है ना, फ्यूमरेट टू सक्सिनेट बनेगा। इसको बनाने के लिए ई कोलाई या फिर आपका बोलिनेला, बोलिनेला आप जो थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका क्या काम करते हैं, फ्यूमरेट जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड सक्सिनेट में जो है कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में। फिर आपका नाइट्रेट रेस्पिरेशन होता है जो कि आपके डिनाइट्रिफिकेशन करते हैं। जब मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना, कहाँ पर नाइट्रेट का यूज होता है, कहाँ पर आपका नाइट्रेट का यूज होता है, वहां पर सिडोमोनास वगैरह काफी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है ना। तो इस नाइट्रोजन साइकिल को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में। ये भी आपकी एक अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इतनी बात समझ लो, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि रिडक्टिव डिहेलोजिनेशन होता है, रिडक्टिव डिहेलोजिनेशन होता है। आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है, माइक्रोबायोलॉजी में पूछा जाएगा आपसे, ये सीएसआईआर में भी गाइस पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि माइक्रोबायोलॉजी में पूछा रहा है, सीएसआईआर में भी पूछा जाता है। एंड आपका आयरन रेस्पिरेशन, जहां पर आपका आयरन जो है आयरन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एंड ये आपका कन्वर्ट हो जाता है फेरस स्टेट में, यानी कि फेरिक से फेरस स्टेट में ये चेंज हो जाता है। तो ये चीज भी आपसे पूछी जाती है। आपका अनएरोबिक, ये आपका जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में आ जाता है, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में आ जाता है, जो कि मेनली ई कोलाई परफॉर्म करता है या फिर पैराकोकस आपका जो है परफॉर्म करता है, ठीक है ना। ये आपका एरोबिक है, बाकी जितने ये ऊपर के हैं ये सारे के सारे आपके अनएरोबिक के हैं। आई बात समझ में। ये आपको पता होना चाहिए गाइस, इनको बार बार लिख के देखो, इनको जो है आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना, इनको रटना पड़ेगा। तो चलिए आइए, आपका देखो हमने अनएरोबिक जो है फिनिश कर दिया। अब हम चलते हैं आपके फर्मेंटेशन पे कि फर्मेंटेशन क्या होता है। हालांकि मैं बता चुका हूं कि कुछ बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करके एटीपी को जनरेट करते हैं, एटीपी को जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो ये आपका ऑक्सीजन की एब्सेंट में होने वाला है। यानी कि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन व्हेन O2 इज नॉट प्रेजेंट, जब आपकी O2 नहीं मतलब प्रेजेंट नहीं होती, तब क्या होता है, आपका NAD इज रीजनरेट फ्रॉम NADH। जो आपका NADH है जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में बनाया था, जो आपका NADH है जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में बनाया था, अब ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म में, यानी कि NAD+ फॉर्म में आपका जो है कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके समझ में अभी भी नहीं आ रहा है आपका जो है ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, तो आप पिछली क्लास देख लेना भाई मेटाबॉलिज्म की जा करके। बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपका इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ले लेगा, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा एंड ये प्रोसेस आपका फर्मेंटेशन कहलाता है। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप देखो कि इन दिस प्रोसेस पायरुवेट इज कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो आपका पायरुवेट होता है वो आपका जो आपका पायरुवेट होता है इज कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक लैक्टेट एंड इथेनॉल, इथेनॉल। इन दो के ही आपसे एग्जांपल पूछे जाते हैं गाइस, यही चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेक्चर अभी आपका लंबा खींचेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो कि फर्मेंटेशन आर क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ आइदर द सबस्ट्रेट फर्मेंटेड और फर्मेंटेशन प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है ना। यानी कि जो आपका जो फर्मेंटेशन होता है, अब उस फर्मेंटेशन को हम बोल सकते हैं या तो भाई साहब जो प्रोडक्ट बनना है उसके नाम पर दे दो, या फिर जो आपका फर्मेंटेशन है उसके नाम पर दे दो। तो ये लाइन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप भूल भी सकते हो। सम ऑफ द मेजर टाइप ऑफ फर्मेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो आपके प्रोडक्ट के बेस पे फर्मेंटेशन को नाम दिया जाता है, जैसे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, प्रोपियोनिक एसिड फर्मेंटेशन, ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन। इस प्रकार से हम जो है फर्मेंटेशन को नाम देते हैं। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो चलो सबसे पहले अपने पहले आपके जो है हम जो है एग्जाम्पल को पढ़ते हैं जो कि आपसे पूछा जाता है। अब हम पढ़ते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है इसको हम इंडस्ट्री में भी बना सकते हैं, याद रख लेना, इंडस्ट्री में भी बना सकते हैं एंड इसको हम अपने सेल के अंदर भी बना सकते हैं। ये हमारे सेल के अंदर भी बनता है। कैसा बनता है सेल के अंदर, पहले वो देख लो। मान लो भाई साहब आप जो है आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, पहली कंडीशन रख दी, आप रनिंग कर रहा हो। तो जब आप रनिंग करते हो ना,
तो रनिंग करते हुए आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, मेटाबॉलिज्म आपका हाई हो जाता है। एंड जब ये मेटाबॉलिज्म आपका हाई होता है ना, तो आपको ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ने वाली है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन से आपको जो है इस ऑक्सीजन की डिमांड जो है ज्यादा ही पड़ने वाली है। लेकिन होता क्या है कि भाई साहब, हो तो आप भी इंसानी, अब आप जब ऑक्सीजन ले रहे हो, जब आप अपना O2 ले रहे हो, तो इसको नॉर्मल कंडीशन में ले रहा हूं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेल के अंदर इस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब आप रनिंग करते हो, सेल को जो है हाई मेटाबोलाइट्स में मतलब चेंज हो जाता है, एंड सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब जैसे ही आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो आपका पायरुवेट बना है, जो आपका पायरुवेट बना है, ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, क्योंकि आपकी सेल के अंदर एक साइटोसोल नाम की जगह होती है। आई होप आपको साइटोसोल पता हो, इस पूरे को साइटोसोल बोल देते हैं। इस साइटोसोल के अंदर एक एंजाइम्स भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंड ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या काम करता है, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बहुत अच्छा काम करता है। ये पायरुवेट को पकड़ेगा, पायरुवेट को पकड़ने के बाद जो आपका ग्लाइकोलाइसिस में NAD, याद रख लेना, NADH बनाता है। NADH से बोलेगा कि भाई साहब तुझे, तेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, बे इलेक्ट्रॉन एक तो पहले मुझे दे, तो इसको जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को जो है ले लेगा इस आपका NADH से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लिया, ये इसको छोड़ देगा आपका NAD प्लस में बना करके, यानी कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में बना के। एंड यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से देखो 2 आपके हाइड्रोजन निकलने वाले हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने वाले हैं। अब इन 2 हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन को ये आपका जो है लोकेटेड कर देगा लैक्टेट पे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो है लगा देगा इस पायरुवेट से। एंड जैसे ही आपके 2 हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन इस पायरुवेट पर लगेंगे, ये पायरुवेट आपका चेंज हो जाएगा लैक्टेट में। तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस पे मान लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन अगर लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन इस पे हमने लगा दिए, तब ये आपका क्या में चेंज होने वाला है, तभी आपका चेंज हो जाएगा, आपका किस चीज में, लैक्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, लैक्टेट में आपका ये चेंज होने वाला है। एंड यहाँ पर एक चीज आपको इंपोर्टेंट देखने को मिल रही है, जो पायरुवेट है ये आपका 3 कार्बन का है, ये आपका 3 कार्बन का है गाइस, ठीक है ना, जबकि जो आपको लैक्टेट है, लैक्टेट भी आपको 3 ही कार्बन का मिलने वाला है। अगर मैं इसकी काउंटिंग करूंगा तो इसकी काउंटिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप से होगी, यानी कि इस प्रकार से आपकी होती है, ठीक है ना, यानी कि 1 2 3, ये भी आपको जो है 3 ही कार्बन का देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है नहीं मिलती। ये बात याद रख लेना, ये चीज आपकी पूछी जा चुकी है कि जब हम पायरुवेट से लैक्टेट में जाते हैं तो क्या हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, आंसर है हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। अब इस चीज को, यही सेम प्रोसेस या तो हमारे सेल के अंदर हो सकता है, या फिर इस सेम प्रोसेस को हम जो है वो सेल के बाहर किसी फर्मेंटर में भी करवा सकते हैं, किसी फर्मेंटर में भी करवा सकते हैं। तो दोनों दोनों जगह ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। अब देखो, मसल सेल एंड सर्टेन बैक्टीरियल स्पीसीज, जबकि मसल सेल्स होती है एंड सर्टेन बैक्टीरियल स्पीसीज लाइक लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, यानी कि दूध को दही में चेंज कर देता है ये, ठीक है ना। एंड वहां पर क्या प्रोसेस होता है, तो यही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज करेगा NADH को। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा देगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा देगा, यानी कि NADH का ऑक्सीडाइज होगा बाय द ट्रांसफॉर्मिंग पायरुवेट। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मिंग पायरुवेट इनटू लैक्टेट, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये आपका लैक्टेट में बदल जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको बोल रहे हैं, लैक्टेट को बोल रहे हैं। एंड द प्रोसेस इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से जानना है। एंड दिस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम्स, नेम इज लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, नेम इज लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर आपको क्या क्या बात याद रखनी है कि आपका जो NADH है उसका हो गया है ऑक्सीडाइज, उसका हो गया है ऑक्सीडाइज। एक एंजाइम है जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सेल के अंदर कहां पर मिलता है, साइटोसोल के अंदर मिलता है। एंड यहाँ पर आपकी किसी भी प्रकार की CO2
नहीं बनती, किसी भी प्रकार की CO2 नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि जो आपका लैक्टेट होता है ये भी आपका 3 कार्बन का होता है, एंड जो आपका पायरुवेट होता है ये भी आपका 3 कार्बन का ही होता है। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है अगर इतनी बात समझ में आपकी समझ में आ गई है। अब देखो यहीं पर आपका जो है इस लैक्टेट एसिड फर्मेंटेशन से ही, यानी कि लैक्टेट आपका लैक्टेट जब आपकी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है ना, जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से जब आपका लैक्टेट बनता है तो उस पूरे प्रोसेस को बताने के लिए दो साइंटिस्ट आए। पूरे के पूरे प्रोसेस को बताने के लिए आपके दो साइंटिस्ट आए, जो जिन्होंने क्या काम किया, एक साइकिल दी जिस साइकिल का नाम रखा कोरी साइकिल, ठीक है ना, जिस साइकिल का नाम क्या रखा, कोरी साइकिल। एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है वो चीज देखने की कोशिश करो, ठीक है ना, वो चीज देखने की कोशिश करो। बाकी तो यहाँ पर काफी कुछ लिखा हुआ है, इसको आपको PDF मिल जाएगी, वो PDF आप पढ़ लेना। मान लो ग्लूकोज था आपका, स्टार्टिंग में क्या था, ग्लूकोज था। एंड ये बात हम कहां पर कर रहे हैं, आपकी मसल सेल्स के अंदर कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं, मसल सेल्स के अंदर कर रहे हैं। अब ग्लूकोज था, ग्लूकोज से आपका लैक्टेट बन गया, लैक्टेट आपका बन गया। अब इस लैक्टेट को क्या होगा कि भाई साहब, अगर इस लैक्टेट में से अगर आपका जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, अगर आपका हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो ये आपका लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। सॉरी, अगर यहाँ पर आपका अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए तो ये आपका, शायद मैंने आपको रिमूव बताया था पीछे, लेकिन रिमूव नहीं है, यहाँ पर इसको ऐड करना होता है। अगर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए तो ये आपका लैक्टिक एसिड में चेंज होगा, लैक्टिक एसिड में चेंज होगा। एंड लैक्टिक एसिड में अगर चेंज हुआ तो आपके शरीर में काफी ज्यादा भयंकर भयंकर बीमारी पैदा कर सकता है। लेकिन भाई साहब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। आपका जो है ब्रेन जो है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। अब आप बोलोगे कि सर ब्रेन को आपने न्यूक्लियस का सिखा दिया, तो सेल के ब्रेन को हम न्यूक्लियस ही बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, वो चीज देखने की कोशिश करो कि जैसे ये लैक्टेट बना, जैसे ही लैक्टेट बना, इस लैक्टेट को छोड़ दिया जाता है। कहां पर छोड़ेंगे, तो जो आपकी ब्लड स्ट्रीम है, यानी कि जो आपकी वेन है, कैपिलरी है, उनमें इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, उनमें इनको छोड़ दिया जाता है। ये लैक्टेट अब जैसे ही छोड़ा गया तो ये लैक्टेट आपके आएगा लीवर की सेल में। ये कहां पर आएगा, आपका लीवर की सेल में आने वाला है। एंड जैसे ही आपका लीवर की सेल में आएगा, इस लैक्टेट को दोबारा से चेंज कर दिया जाता है आपका ग्लूकोज में। इस लैक्टेट को दोबारा से चेंज कर दिया जाता है आपका ग्लूकोज में। एंड गाइज ये आपका ग्लूकोज बनना ही आपका क्या कहलाता है। देखो ये ग्लूकोज याद रख लेना, जब कभी भी हम, आपको मैं अभी एक चीज और बता रहा हूं, जब कभी हम या तो प्रोटीन के थ्रू या फिर फैट के थ्रू जब हम ग्लूकोज को बनाते हैं, जब हम ग्लूकोज को बनाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ग्लूको ग्लूको न्यू ग्लूकोन्यूजेनेसिस। देखो यहाँ पर तीन शब्द मिल रहा है आपको। ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, न्यू का मतलब कोई चीज न्यू फॉर्मेशन हो रही है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पर आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेम आपका जो क्या होता है कि यहाँ पर देखो, देखने की कोशिश करो, यहाँ पर भी आपका ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में क्या आपकी स्केलेटन सेल थी, स्केलेटन सेल में आपका ग्लूकोज था, आपने रनिंग वगैरह की, यानी कि इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की आपके सेल में जो है कमी हो गई, ऑक्सीजन अब्सेंट हो गया, तो ये ग्लूकोज आपका पायरुवेट में तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस क्या है आपकी, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है। लेकिन फर्दर भी तो इसको ब्रेक डाउन होना पड़ता है ना, तो ये आपका ऑक्सीजन की अब्सेंट में कन्वर्ट हो गया लैक्टेट में, ठीक ना, किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर जो आपका एंजाइम था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम था, जहां पर आपका NADH जो है ऑक्सीडाइज होता है आपका NAD+ में, NAD+ में। अब देखो ये लैक्टेट आपके लिए खतरनाक है, ये लैक्टेट आपके लिए खतरनाक है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में छोड़ेंगे, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ने के बाद ये आपका ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ लीवर सेल में पहुंचेगा। ये कहां पर पहुंचेगा, लीवर सेल में पहुंचने वाला है। एंड इस लीवर सेल में क्या होगा, लैक्टेट का यूज, लैक्टेट को हम फिर आपका पायरुवेट में तोड़ेंगे, जहां पर जो आपका NAD है ये जो है आपका रिड्यूस फॉर्म में जाने वाला है, यानी कि NADH बनाएगा। यहाँ पर क्या बनाने वाला है, NADH बनाने वाला है, NADH बनाने वाला है। एंड इस पायरुवेट से आपका ग्लूकोज वापसी बन जाता है, इस पायरुवेट से आपका ग्लूकोज वापसी बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल देते हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी
प्रोसेस में एक चीज बहुत ही ज्यादा खराब है, जो कि आपको जो है फर्दर डेथ की तरफ यानी कि मृत्यु की तरफ ले जाती है अगर ऑक्सीजन की आपके शरीर में कमी होने लग गई तो। अब वो खराब बात क्या है कि भाई साहब एक लैक्टोज को ग्लूकोज बनाने के लिए आपका जो है 6 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। 6 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं आपका एक सिंपल सा उदाहरण लेकर के चलता हूँ। मान लो कोई भी आदमी है, ठीक है ना, ये कोई भी आदमी है, अब इसका जो है हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया यानी कि इसका जो है हार्ट जो है ब्लड को आपका जो है पंप नहीं करेगा। ब्लड को पंप नहीं करेगा तो जो सेल के अंदर ऑक्सीजन है, जो हम फेफड़ों से अपनी सेल ले रहे हैं, सॉरी, जो आपका ऑक्सीजन ले रहे हैं वो आपका सेल तक नहीं जाएगा, ठीक है ना, सेल तक नहीं जाएगा। अब जब वो आपका सेल तक नहीं जाएगा तो होता क्या है कि आपकी जो है ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अभी तो केवल आपका स्केलेटन में ही होता है, लेकिन अगर हार्ट में प्रॉब्लम आती है ना, जब इंसान डेथ की तरफ जाता है, आप एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हो। तो क्योंकि देखो, आपका जो ब्रेन सेल है, जो आपकी ब्रेन सेल होती है ना, अराउंड 4 से लेकर के 5 मिनट तक विदाउट ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है, ठीक है ना। 4 से 5 मिनट आपकी जो है विदाउट ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। 4 से 5 मिनट ही, इससे ज्यादा आपके सेल जो है जीवित नहीं रह सकते। इस बात को याद रख लेना अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस हो गई तो। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो आपका ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो यहाँ पर जितनी भी आपकी एटीपी है, आपके शरीर के अंदर एटीपी है, वो सारी की सारी एटीपी आपकी इसी प्रकार से खर्च होती है। तो इंसान ऐसा नहीं कि एकदम से मरता है, भाई साहब नहीं, एकदम से नहीं मरता। इंसान धीरे 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 करके मरता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, क्योंकि एनर्जी इंसान के शरीर में से धीरे धीरे निकलती है, ऐसा नहीं कि एनर्जी एक साथ निकल गई। वो कहते हैं ना निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, ये आपकी धीरे 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 निकलती है। वो कहते हैं कि आपका अगर 4 घंटे है तो 4 घंटे तक आपका, अगर इंसान मर गया तो 4 घंटे तक आपका हार्ट सही रहेगा। फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं भी आपके कुछ घंटे तक सही रहते हैं। आंख है, उसके लिए 8 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो क्या होता है, उन सेल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उसमें धीरे धीरे ये साइकिल चलनी स्टार्ट हो जाती है। इस बात को याद रख लेना, यानी कि एटीपी जो है, एनर्जी जो है, वो कम होती चली जाती है। तो भाई साहब, ये जो जो आत्मा होती है ना, कि आत्मा पूरी हो गई, वो आत्मा इस एटीपी के रूप में ही निकलती है। याद रख लेना, कोई पूछे कि भाई साहब आत्मा क्या है, तो आत्मा जो है एटीपी के रूप में निकल रही है। और यही सब चीज देखो, ये आत्मा वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये आपका जो ये जो मैंने आपको ये बताया लिवर एंड स्केलेटन का, कि किस प्रकार से आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, ये चीज आपके दो साइंटिस्ट ने दी थी। इसको ही हम बोलते हैं कोरी साइकिल, ठीक है ना। इसको ही बोलते हैं कोरी साइकिल। यानी कोरी साइकिल रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लैक्टेट फ्रॉम सेल दैट अंडरगोइंग अनारोबिक मेटाबॉलिज्म टू द लीवर वेयर इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड ग्लूकोज बैक टू द सेल्स। यानी कि जहां पर आपका लैक्टेस से ग्लूकोज दोबारा बन जाता हो, इसी चीज को आपका दिया था दो साइंटिस्टों ने। दो साइंटिस्ट का नाम क्या था? एक का नाम था आपका कार्ल कार्ल फेर्डिनांड कोरी एंड दूसरे का नाम था ग्रेटी कोरी, ठीक है ना। दोनों कोरी कोरी थे, तो नाम दे दिया आपका कोरी साइकिल। आई बात समझ में? इन्हें जो है 1947 में नोबेल प्राइज भी मिला फिजियोलॉजी में, मेडिकल फिजियोलॉजी में मिला। इस बात को याद रख लेना। 6 ATP यहाँ पर लग रही है, NADH वापसी बन रहा है आपका, ठीक है ना। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो पढ़ लेना। अब तक थी आपकी जो हमने पढ़ाई है आपकी लैक्टिक एसिड वाली साइकिल, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं आपका एल्कोहल का प्रोडक्शन, जहां पर मेन यहाँ पर मैं हीरो लेकर के चलता हूँ ईस्ट को, यानी कि आपका जो है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी को, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि भाई साहब ये आपका फर्मेंटेशन में यूज होता है, ठीक है ना। यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दैट अकर इन ईस्ट एंड सेवरल बैक्टीरियल स्पीशीज। आपका जो है मेनली क्या होता है, ईस्ट में होता है, मेनली ईस्ट में होता है, जो कि आपका जो है वो कौन करवाता है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी करवाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि सब्टिलिस बैक्टीरिया, ठीक है ना, नाम होता है सब्टिलिस बैक्टीरिया का। तो सब्टिलिस बैक्टीरिया होते हैं वे आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पायरुवेट इज कन्वर्ट इनटू इथेनॉल इन 2 स्टेप पाथवे। यहाँ पर आपको 2 स्टेप देखने को मिलते हैं जो कि इंपोर्टेंट है। इन ईस्ट पायरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेट टू फॉर्म एसिटल एल्डिहाइड। कहने का मतलब क्या है, जो ईस्ट होता है ना, जो ईस्ट होता है वो कहाँ पर काम करता है? इस जगह पर काम करता है, याद रखना। पायरुवेट से जब आप एसिटाइल को एंजाइम्स के लिए जाओगे
तो यहाँ पर पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम्स को कन्वर्ट कौन करेगा, यानी कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है, तो वो आपका ईस्ट कर रहा है। वो आपका या तो ईस्ट करेगा या फिर बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है ना, या फिर आपका बैक्टीरिया हो सकता है। लेकिन ये जो आपका एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बन रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से बन रहा है। ये कैसे बन रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन के रिमूवल और आपके इलेक्ट्रॉन के गेन से बन रहा है, विच इज द रिड्यूस बाई NADH टू फॉर्म इथेनॉल, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये किस चीज से बना, कैसे कैसे बना, वो चीज समझो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज ये आपसे पूछा जाता है। एक आपका एंजाइम्स था जिसका नाम था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। मान लो क्या है, एक फर्मेंटर है, एक आपका ये फर्मेंटर है, इसमें हमने मोलेसस यानी कि मक्का भर दी, ठीक है ना, मक्का लेकर के चल रहा हूं मैं। अब मक्का क्या हुआ है कि जो आपका ईस्ट है, ईस्ट के अंदर इस मक्का को लेगा, मक्का के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज से बनेगा पायरुवेट, ग्लूकोज से बन गया पायरुवेट। अब ईस्ट के अंदर ही, ईस्ट के अंदर क्या होता है, आपका एक एंजाइम्स पाया जाता है। अगर ये एंजाइम ईस्ट के अंदर नहीं है तो आप, अगर आपको जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट लेना है तो ये एंजाइम्स आप बाहर से भी दे सकते हो, ठीक है ना, ये एंजाइम्स आप बाहर से भी दे सकते हो। यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये जो एंजाइम्स है इसके कुछ कोफैक्टर होते हैं, जैसे कि आपका टीपीपी, यानी कि टीपीपी का मतलब होता है थियामिन पायरोफॉस्फेट, जिसको हम विटामिन B1 के नाम से जानते हैं, विटामिन B1 के नाम से जानते हैं। एंड एक कोफैक्टर होता है जिसको बोलते हैं Mg2+, ये आपका को एंजाइम्स है, ये आपका कोफैक्टर है। अब यहाँ पर ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या काम करेगा, पायरुवेट को चेंज कर देगा एसिटल एल्डिहाइड में, ठीक ना, एसिटल एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। एंड यहाँ पर आप एक चीज इंपोर्टेंट नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर पायरुवेट में 3 कार्बन है, लेकिन एसिटल्डिहाइड में आपको केवल 2 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपकी एक CO2 जो है रिलीज होने वाली है, एक CO2 रिलीज होने वाली है। एंड जैसे ही आपका एसिटल्डिहाइड बनेगा, अब यहाँ पर बात आएगी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की एंड इलेक्ट्रॉन के गेन की। तो यहाँ पर जो NADH है, NADH जो है आपका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, यानी कि ये क्या निकालेगा अपने अंदर से, तो ये 2 आपके इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेगा, जो कि बराबर होते हैं एक हाइड्राइड के, पहले भी बता रखा है। अब यहाँ पर ये आपका जो हाइड्राइड है, इसमें आपका हाइड्रोजन और दिया जाएगा, तो जिससे ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एंड आपके 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे। एंड ये आपका जो है ट्रांसफर हो जाएंगे इथेनॉल पे, यानी कि जो आपका आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला यहाँ पर कौन है, तो याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होता है इथेनॉल। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है, इथेनॉल होता है। यानी कि जो एसिटल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में। यहाँ पर आपका एक एंजाइम्स होता है जिसको बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम्स का नाम गाइस बिल्कुल भी मत भूलना, एंजाइम्स का नाम बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज है। डिकार्बोक्सिलेज का मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर कहीं पर कार्बोक्सिलेज लग गया तो समझो CO2 को जो है रिमूव हो रही है, समझो CO2 रिमूव हो रही है, इस बात को याद रख लेना। डिकार्बोक्सिलेज, यहाँ पर पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज है, यानी कि पायरुवेट से कार्बोक्सिलेज आपका रिमूव हो रहा है। आई बात समझ में। फिर इसके बाद इसको जो है कोएंजाइम्स चाहिए, कोएंजाइम्स में टीपीपी एंड कोफैक्टर में आपका Mg2+ की रिक्वायरमेंट होती है। आई इतनी बात समझ में। इसने बना दिया एसिटल्डिहाइड, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक और एंजाइम्स रहेगा एंड ये आपका कन्वर्ट कर देगा इस एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल में। इस इथेनॉल में क्या होगा कि आपके कार्बन 2 रहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, एक आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक क्या बोलते हैं इसको, C2H5 C2H5OH, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलेंगे भाई इसको, अरे मैथ वालों बायोलॉजी वालों के लिए यही तो प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर्मूला, ठीक है ना, इसको बोलेंगे फॉर्मूला। तो ये आपका इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है ना, यही आपका, इसको हम अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, इसी को हम अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। आगे बात समझ में। तो ये था आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर देखो आपका कुछ और तरीके से भी दिखा रखा है कि ये थर्मोफिलिक इथेनॉल प्रोडक्शन होते हैं, जो कि आपके मेनली हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म किए जाते हैं, ये आपके हाई टेम्परेचर पे
परफॉर्म किए जाते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो अपने थ्रू, ठीक है ना। या फिर अगर इनको सोल्व नहीं करना आपको, तो इन किसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको और भी क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो ये आपका जो है अनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप गाइज आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी, एंड इन नॉलेज को आपको याद करना है, गेन करके रखना है लॉन्ग टाइम के लिए। एंड ये जो आपको एक्स्ट्रा साउंड आ रहे थे इनके लिए गाइज आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के लिए, जो कि आपकी होने वाली है गेटवे साइकिल, यानी कि जहां पर हम का पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम्स के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।